अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अगर आप पाकिस्तान से बैठकर बेल्जियम की किसी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी कि आप कैसे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, आपको एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी है और कहाँ कहाँ से करवानी है, आपने अपनी स्टडी को कैसे फाइनेंस करना है, ट्यूशन फ़ी के हवाले से आपको बताऊंगी। इसके अलावा आपके साथ शेयर करूंगी अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैंने भी 2019 में बेल्जियम की एक यूनिवर्सिटी में मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लिया था और मुझे सक्सेसफुली वीज़ा ग्रांट हुआ था। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ मैं आपको गाइड करूंगी, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना एंड वॉच टिल द एंड। जब आपने अपना जो कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन है जहाँ पर आपने आके अपनी स्टडी परसू करनी है वो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद का स्टेप ये है कि आपने वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करना है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, ये यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें कि यू ल्यूवन, वीयूबी जिसे हम फ्राई यूनिवर्सिटी भी कहते हैं जो कि मेरी यूनिवर्सिटी भी रह चुकी है, गेंट यूनिवर्सिटी है, हासल्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प। तो ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ की। इन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे जाके आपने, ये मैंने लिंक सारे के सारे यहाँ पर डाले हुए हैं, इनमें जाके आपने इनको एक्सप्लोर करना है। अपना प्रोग्राम आपने जो है वो सेलेक्ट करके उस प्रोग्राम को केयरफुली आपने देखना है कि क्या ये आपकी बैकग्राउंड एजुकेशन के साथ मैच कर रहा है प्रोग्राम, क्या ये आपकी फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उसमें वैल्यूएबल एडिशन होगा। अच्छा, जब आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आपने जो है उस प्रोग्राम पे जाके, जैसे ये मैंने दी हुई है राइट साइड पे इसकी पिक्चर, एजुकेशनल साइंसेस फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है, मास्टर्स प्रोग्राम। आपने उसको जाके केयरफुली ये सारे स्टेप्स जाके रीड आउट करने हैं इस प्रोग्राम के बारे में। आप आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करेंगे, जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, फ्यूचर में आप अपने आप को ये वाला मास्टर्स करने के बाद कैसे देखते हैं, इसका एडमिशन क्राइटेरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने इसका एडमिशन क्राइटेरिया देखना है कि क्या आपकी बैचलर्स डिग्री जो है वो इसको फुलफिल कर रही है इस क्राइटेरिया को। आपने उसकी क्वालिफिकेशंस देखनी है, लैंग्वेज क्राइटेरिया देखना है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। बाज़ दफ़ा आइल्स जो है वो एग्जेम्प्ट कर देते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा आइल्स जो है कुछ प्रोग्राम्स के लिए मैंडेटरी होता है। बाज़ दफ़ा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी काम चल जाता है जो आपकी पास्ट यूनिवर्सिटी जो है जिससे आपने बैचलर्स किया था वो आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स मैं देखती हूँ ग्रुप में और वैसे भी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं कि आइल्स जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, नहीं होगा, क्या आइल्स मैंडेटरी होता है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, क्योंकि आपने यहाँ पर आके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ आके काम करना है, आपने अपने पेपर्स लिखने हैं, आपने एकेडमिक राइटिंग जो है आपकी बहुत उसमें आपकी ग्रिप होनी चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आइल्स आप दें। उससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि आप कौन से लेवल पे हैं अपनी इंग्लिश स्किल्स में। क्योंकि आइल्स जब हम देते हैं तो आप रीडिंग का भी देते हैं, आप राइटिंग का भी देते हैं, आप लिसनिंग का भी देते हैं और आप स्पीकिंग का भी देते हैं। तो हर जो इसका वेन्यू है ना उसमें आपको डिफरेंट बैंड्स मिलते हैं। उन बैंड से आपको अंदाज़ा होगा कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के कौन से लेवल में हैं। तो एक्चुअली ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आइल्स को आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि ये एक्सपीरियंस आप ज़रूर करें। इससे आप रिलक्टेंट ना हो, ये आपके लिए यूज़फुल है। ये मैं आपको गाइडलाइंस दे रही हूँ और अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ, क्योंकि मैंने वीयूबी में एडमिशन सिक्योर किया था, लेकिन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में मोर और लेस सेम प्रोसीजर है। इसीलिए मैंने आपको बहुत शुरू में बता दिया था कि आपने हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया एक्सप्लोर करना है और कुछ प्रोसीजर जो स्लाइटली डिफरेंस आएगा उसमें वो आपने एक्सप्लोर करना है। तो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आने के बाद, प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद, जो स्टेप 1 पे आपने क्या करना है कि आपने अपना अकाउंट बनाना है उनके स्टूडेंट पोर्टल पे। सबसे पहला प्रोसेस ये है। और आपने अपनी सारी डिटेल्स एंटर करनी है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से आपको चाहिए वो मैं आपको
नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने जो है यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, जो कि है 50 यूरोस फॉर VUB, और साथ में ये मैंने लिंक भी डाला हुआ है कि यहाँ पर आपने जो है रजिस्ट्रेशन करनी है, और कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है सारे के सारे स्टेप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। स्टूडेंट पोर्टल पे आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, उनमें सबसे पहले आ जाता है मोटिवेशनल लेटर। अब मोटिवेशनल लेटर एक ऐसी चीज है जिससे आपने डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई करना है, डिसीजन मेकिंग कमेटी को सेटिस्फाई करना है कि वो आपको क्यों सिलेक्ट करें। वो बाकी सारे कैंडिडेट्स को साइड पे करके आप में ऐसी क्या खास बात है कि वो आपको सिलेक्ट करें। मोटिवेशनल लेटर एक ऐसी चीज है जिससे आपने उनको वो सारी चीजें कन्वे करनी है, आपने उनको कन्विंस करना है कि इतने सारे स्टूडेंट्स में से वो आपको सिलेक्ट करें। अब इस मोटिवेशनल लेटर को लिखने के लिए मैं अलग से भी एक वीडियो लेके आऊंगी, लेकिन अभी मैं ब्रीफली आपको ये बता दूं कि इसमें आपने टू द पॉइंट बातें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें लिखनी है, और आपने वाई का आंसर देना है कि आपने बेल्जियम को क्यों सिलेक्ट किया, वाई बेल्जियम, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस प्रोग्राम। आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो पहले आपकी क्वालिफिकेशन है, उसको इस प्रोग्राम के साथ आपने इंटरलिंक करना है जो जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आपने ये वाला मास्टर्स करने के बाद अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताना है कि आपने क्या करना है, अपनी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है अगर आपके पास, वो भी साथ साथ में आपने कनेक्ट करनी है। इसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस है अगर कोई, वो भी अपने साथ कनेक्ट करना है इसके। और एक जो इम्पोर्टेंट बात जो मैंने भी इस पे फोकस किया था कि आपके बेल्जियम आने के बाद जो भी प्लान्स हों, अगर आपका कोई PhD का प्लान है फर्दर, तो आप वो भी मेंशन करें, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप उनको ये कन्वे करें कि आप ये प्रोग्राम जो है मास्टर्स डिग्री, ये लेने के बाद आप वापस अपनी कंट्री में जाके सर्व करेंगे, क्योंकि आपका कोई यहाँ पर आके इधर उधर जाने का कोई प्लान नहीं। आपका यही प्लान है कि आपने ये क्वालिफिकेशन लेके वापस अपनी कंट्री में जाके आपने सर्व करना है। जो चीजें आपने यहाँ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट से सीखी हैं, आपने वो अपनी कंट्री में जाके इम्प्लीमेंट करनी है। ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आपने अपनी CV अपलोड करनी है, फ्रेश CV आपने देनी है उनको। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं, जिसमें मैट्रिक की, आपने अपना इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, उसके बाद बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, क्योंकि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री ही मैंने भी यूज की हर जगह। पोर्टल पे तो मैंने अपलोड कर दी थी ट्रांसक्रिप्ट्स भी, लेकिन उनको मैंने टेस्ट वगैरह नहीं करवाया था, सिर्फ सर्टिफिकेट से ही काम चल गया था। और बैचलर्स की साथ में ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज दोनों यूज की थी मैंने। इसके बाद आपने आइल्स का सर्टिफिकेट, जो कि 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, वो अपलोड करना है। और नॉर्मली जो है VUB की जो रिक्वायरमेंट है वो 6.5 है, लेकिन ये प्रोग्राम वेरी भी करता है और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, इसलिए आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। इसके अलावा जो आपने पोर्टल पे चीज अपलोड करनी है वो है 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेंगे, जो आपने लास्ट अटेंड की होगी। आपके कोई भी प्रोफेसर्स इसको आपको दे सकते हैं। जी, स्टेप 2 क्या है? जब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, आपने एप्लीकेशन फ़ी पे कर दी, उसके बाद का स्टेप ये है कि आप को यूनिवर्सिटी जो है या तो डायरेक्ट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको भेज देंगे, और कुछ टेक्निकल कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें आपका इंटरव्यू भी होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह में कुछ इंटरव्यूज भी करते हैं प्रोफेसर्स, वो टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं ताकि आपका कितना बैकग्राउंड नॉलेज है। लेकिन ज़्यादातर में ये होता है कि कंडीशनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको भेज देते हैं, और वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको ईमेल भी आएगा, और साथ में आपको पोस्ट भी करेंगे आपके एड्रेस पे जो आपने उनको मेंशन किया होगा। एक बात बहुत ज़रूरी है कि कॉरेस्पॉन्डेंस क्योंकि आपकी ईमेल पे होगी, तो आपने अपना करेक्ट ईमेल एड्रेस डालना है, और जो भी सारे आपके एड्रेस हैं, नेम्स वगैरह, सब करेक्ट होने चाहिए। स्टेप 3 पे आ जाता है जी फाइनेंस एंड ट्यूशन फी। अब आप अपने स्टडी को कैसे फाइनेंस करेंगे? 3 तरीके हैं। एक तो आपने शो करना है ब्लॉक्ड अकाउंट। अगर आपके पास ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे नहीं हैं, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आपको कोई स्कॉलरशिप या ग्रांट ऑफर हो जाए। अगर आपके पास ये भी नहीं है, तो फिर आपने गुजारा करना है NX 32 से। ब्लॉक्ड अकाउंट क्या चीज़ है? ब्लॉक्ड अकाउंट में आपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पैसे सबमिट करवाने हैं, जिसकी अमाउंट है 10,400 यूरोस पर पर्सन।
अगर आपने फैमिली के साथ आना है तो ये अमाउंट मल्टीप्लाई होती जाएगी कि जितने भी फैमिली मेंबर्स आपके साथ शामिल हैं उन पे। आपने क्या करना है कि आपने पाकिस्तान से 10,400 यूरोस ट्रांसफर करने हैं यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। यूनिवर्सिटी ये पैसे अपने अकाउंट में ब्लॉक करके आपको एक लेटर इशू करेगी जिसको हम कहते हैं लेटर ऑफ सॉल्वेंसी या सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, जिसका स्पेसिमेन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी क्या करेगी कि इन पैसों में से आपको मंथली इंस्टॉलमेंट भेजती रहेगी 800 यूरोस पर मंथ। ये तो हो गया जी ब्लॉक्ड अकाउंट। ये हाईली रिकमेंडेड प्रोसीजर है। अगर आप पाकिस्तान से ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करवा के और एम्बेसी में वीजा अप्लाई करते हैं तो 100% चांसेस हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे ठीक हैं, आपका एडमिशन हुआ है, तो यूनिवर्सिटी आपको वीजा इशू कर देगी। स्कॉलरशिप एक नेक्स्ट प्रोसीजर, अगर आपके पास ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं है तो स्कॉलरशिप का लेटर लगाएं, ग्रांट लगाएं, उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो में गाइडलाइन दूंगी। एनेक्स 32 क्या है? ये एक लेटर है जो कि आपका गारंटर साइन करेगा और अपनी डिटेल्स डालेगा, अपनी इनकम डालेगा जी कि मैं इस बंदे को फाइनेंस करूंगा या उसके फाइनेंस बेयर करूंगा इसके जो स्टडी का जो टेन्योर है, इसका स्टडी पीरियड है उस दौरान। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये हाईली रिकमेंडेड नहीं है। पाकिस्तान से आप जब भी आ रहे हैं मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ब्लॉक्ड अकाउंट पे आएं या फिर आप स्कॉलरशिप लेके आएं। पाकिस्तान से एनेक्स 32 मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी। यहाँ पर जब आप आ जाते हैं और आपने अपनी नेक्स्ट ईयर की एक्सटेंशन करवानी है तो फिर एनेक्स 32 मैं आपको रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि जब मैंने अपनी एक्सटेंशन करवाई थी नेक्स्ट ईयर के लिए तो मैंने एनेक्स 32 लेटर शो किया था और उन्होंने मेरी एक्सटेंशन कर दी थी। अब हम बात करते हैं ट्यूशन फी पे। बेल्जियम एक वाहिद मुल्क है जिसकी फ़ी जो है वो बहुत कम है, लेकिन फ़ी फिर भी मौजूद है। इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जो समझते हैं कि बेल्जियम फ्री है या वीयूबी जो है वो फ्री यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे एक कोर्स की फ़ी थी 300 यूरोस। एक कोर्स 6 यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर्स का होता है। ईसीटीज जो है इसका मतलब है यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर्स। तो एक कोर्स जो है वो 6 क्रेडिट्स का होता है। तो एक क्रेडिट आवर की फी होती है 50 यूरोस। ये वेरी भी करता है कोर्स टू कोर्स, लेकिन मेरी फी थी एक क्रेडिट आवर की 50 यूरोस। तो आप 6 को मल्टीप्लाई कर लें 50 से, तो एक कोर्स की फी बनी 300 यूरोस। तो आप अंदाजा लगा लें कि मास्टर्स डिग्री जो है 120 क्रेडिट आवर्स की होती है। तो इस फी को आप मल्टीप्लाई कर लें 120 से, तो उतनी तकरीबन मैं आपको रफली एक एस्टिमेट दे रही हूँ कि ट्यूशन फी भी होती है जी। तो स्टेप 4 पे आपने प्रेपरेशन करनी है अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो आपने एम्बेसी में सबमिट करवाने हैं। ये लेफ्ट साइड पे मैंने एक स्पेसिमेन डाला हुआ है लेटर ऑफ सॉल्वेंसी का, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट कहते हैं इसको, ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिल जाए कि ये किस तरह का होता है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको अपनी डिग्रीज चाहिए जिसमें मैट्रिक की है, इंटरमीडिएट की है, बैचलर्स की है, साथ में आपने ट्रांसक्रिप्ट्स भी ले लेनी है। पुलिस सर्टिफिकेट आपको रेडी करवाना है जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। अब आपने एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके देखना है कि उस वेबसाइट पे उनके अपने इंडोर्स डॉक्टर्स होते हैं हर सिटी के लिए, तो आपने उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है। आपने अपना मेडिकल करवाना है, अपना ब्लड सैंपल देना है और ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट वो करते हैं, हेपेटाइटिस का टेस्ट करते हैं और वो आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट दे देते हैं सील्ड फॉर्म में। वो आपने एनवेलप ओपन नहीं करना, एज इट इज सील्ड एनवेलप आपने एम्बेसी में जमा करवाना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और साथ में वो डॉक्टर आपको पेमेंट की रसीद भी देगा, वो रसीद भी आपने सबमिट करवानी है साथ। इसके अलावा आपको चाहिए लेटर ऑफ सॉल्वेंसी जो मैंने आपको स्पेसिमेन अभी दिखा रही हूँ, या आपको चाहिए स्कॉलरशिप का लेटर, या आपको एनेक्स 32 का लेटर चाहिए। इसके अलावा आपने साथ अटैच करना है कंडीशनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, और आपको 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भी साथ लगाने हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने एम्बेसी में सबमिट करवाने हैं। स्टेप 5 पे आपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करनी है। आपने 2 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। एक तो है आपका पासपोर्ट, जो कि 4 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरा है आपका वीजा। वीजा जो है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए।
अटेस्टेशन करवानी है। जो पीछे मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनमें से तमाम नहीं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपने अटेस्टेशंस करवानी है। अब अटेस्टेशंस होंगी रिस्पेक्टिव बोर्ड से। आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो डिग्रीज हैं उनकी अटेस्टेशंस पहले होंगी उनके रिस्पेक्टिव बोर्ड से। फॉर एग्जांपल अगर आपने पिंडी बोर्ड से किया है तो आपकी पिंडी बोर्ड से होंगी, और अगर आपने फेडरल बोर्ड से किया है तो पहले फेडरल बोर्ड से होंगी। उसके बाद अटेस्टेशंस होंगी आईबीसीसी से। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की होंगी आईबीसीसी से, और बैचलर डिग्री जो है आपकी डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट वो अटेस्ट होगी एचईसी से। और उसके बाद ये तमाम की तमाम जो डिग्रीज हैं ये अटेस्ट होंगी मोफा से। डिग्रीज एंड पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपका अटेस्ट होगा मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ये एक स्पेसिमेन मैंने दिया हुआ है। एचईसी जब आपकी डिग्री अटेस्ट करती है तो वो इस तरह की स्टैंप लगाती है आपकी डिग्री पे। जी, तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपने अपने सारी की सारी डिग्रीज और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की लीगलाइजेशन करवानी है एम्बेसी से, और ये भी होगी थ्रू जेरीज। अब इसका स्पेसिमेन मैंने दिया हुआ लेफ्ट साइड पे कि जब वो आपकी डिग्रीज को लीगलाइज करके भेजते हैं तो वो साथ में बैक साइड पे एक अलग से अटैच करते हैं पेपर, और ये इस तरह की लीगलाइजेशन कर देते हैं। इसमें आपको मैट्रिक की डिग्री करवानी है, इंटरमीडिएट की डिग्री करवानी है। मैंने अपनी सिर्फ डिग्रीज करवाई थी, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं करवाई थी। बैचलर्स की मैंने ट्रांसक्रिप्ट भी करवाई थी और मैंने डिग्री भी करवाई थी, और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को भी मैंने लीगलाइज करवाया था। 20 यूरोज ईच डॉक्यूमेंट वो लेते हैं, वो फी चार्ज करते हैं, और ये आपने साथ में लेके जानी है यूरोज में ही, वो रुपीज में नहीं लेते, यूरोज में आपने लेके जानी है। तो जितने डॉक्यूमेंट्स आपने करवाने हैं उस हिसाब से आपने 20 यूरो साथ लेके जाने हैं। स्टेप 7 पे है जी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, और इसका स्पेसिमेन मैंने आपको लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है, और ये फॉर्म डाउनलोडेबल है बेल्जियम एम्बेसी की वेबसाइट से। इसकी आपने एक ओरिजिनल और 2 कॉपीज रेडी करनी है, और एक ओरिजिनल और 2 कॉपीज में ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का पाइल आपने शामिल करना है, जिसमें पासपोर्ट साइज पिक्चर्स हैं, कंडीशनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, मोटिवेशनल लेटर है, आपकी सारी की सारी डिग्रीज, पुलिस सर्टिफिकेट, सील्ड एनवेलप ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट विद रिसीट, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हैं जो कि लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी से आपके प्रोफेसर्स आपको देंगे। इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पर हैं, टेम्परेरी होटल रिजर्वेशन। इस फॉर्म में आपको मेंशन करना है कि आपने बेल्जियम आके कहाँ पर स्टे करना है स्टार्टिंग में, तो आपने कोई भी टेम्परेरी होटल रिजर्वेशन करवा देनी है जो कि बाद में आप कैंसिल भी करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपने देनी है टेंटेटिव बुकिंग ऑफ टिकट। आपने एयर टिकट की जो भी टेंटेटिव बुकिंग आपको मिलती है वो भी साथ आपने उसकी डेट्स और वो अटैच करके टिकट्स की टेंटेटिव बुकिंग वो आपने इस फाइल में लगानी है। आपने ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट करवाना है, साथ ही आपने पासपोर्ट की फोटोकॉपीज और आईडी कार्ड की फोटोकॉपीज भी अटैच कर देनी है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहाँ मैं मेंशन करती चलूँ, होटल रिजर्वेशन के बारे में तो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन डेट ऑफ ट्रेवल के बारे में जो है मैं आपको बताऊं कि जो भी आप डेट लिखेंगे अपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में, आपके वीजा की वैलिडिटी उसी डेट से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं सितंबर में, आपने जो डेट ऑफ ट्रेवल मेंशन की है वो की है 15 अगस्त, लेकिन आपने अपना जो वीजा एप्लीकेशन है वो सबमिट करवाया है फॉर एग्जांपल जून में। आपको वो जुलाई में वीजा लगा के दे देते हैं, लेकिन जो वीजा की वैलिडिटी है वो स्टार्ट होगी 15 अगस्त से, क्योंकि आपने उनको ये डेट दी थी। इसलिए आपने अपनी जो अरेंजमेंट्स हैं जो यहाँ आके करनी है, अकोमोडेशन की, बाकी सारे जो चीजें हैं वो स्ट्रीमलाइन करनी है, तो उस हिसाब से अपनी डेट ऑफ ट्रेवल मेंशन करनी है वीजा एप्लीकेशन में। इतना मार्जिन रखना है कि आपको यहाँ पर आके कुछ टाइम मिल जाए कि आप यहाँ के लिए, यहाँ की लाइफ के लिए रेडी हो सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वीजा एप्लीकेशन फी के बारे में मैं आपको बताती चलूं कि सिर्फ वीजा एप्लीकेशन फी जो है वो 180 यूरोज है, और ये आपने यूरोज में ही साथ कैरी करने हैं। जो जेरीज है वो अलग से अपनी फीस चार्ज करता है जो कि 5000 रुपीज है। लीगलाइजेशन जो इससे पहले आपने करानी है, वीजा सबमिट कराने से पहले जो आपने लीगलाइजेशन करानी है उसकी, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 20 यूरोज पर डॉक्यूमेंट फी है। और मेडिकल फी जो है ये स्लाइटली वेरी कर रही है हर सिटी में, ये 15,000 से लेके 16,000 तक ये आती है इसकी कॉस्ट, और ये आपसे डॉक्टर चार्ज करते हैं जो भी आपका मेडिकल करेंगे।
अच्छा, अब इस स्टेप पे जब आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा एप्लीकेशन जेरीज़ में सबमिट करवा दी, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि जेरीज़ को आपने जस्ट कोरियर सर्विस ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये आपकी वीज़ा एप्लीकेशन है, ये आपका एडमिशन है, इसलिए आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। वहाँ का स्टाफ क्योंकि ऑफ एंड ऑन चेंज होता रहता है, इसलिए वो बाज़ दफ़ा आपको मिसगाइड भी कर देते हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इसलिए आपने वो करना है जो आपको पता है, आपने उनकी कम सुननी है। जब आपने ये सारी चीज़ें सबमिट करवा दी, वो आपको एक रिसीप्ट देंगे, वो आपने सँभाल के रखनी है क्योंकि जब वो आप शो करेंगे तो दोबारा आपको पासपोर्ट वापस मिलेगा। अब आपने अपना जो है सबमिट सब कुछ करवा दिया, अब आपने वेट करना है कि आपको वीज़ा इंटरव्यू की या तो ईमेल आएगी या कॉल आएगी। जब आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाए तो आपने घबराना नहीं है क्योंकि ये इंटरव्यू फेस टू फेस नहीं होगा, ये एक रिटन इंटरव्यू है और बहुत बेसिक क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। इंटरव्यू का क्वेश्चनएयर ऑलरेडी हमारे ग्रुप्स में हमारे स्टूडेंट्स के दरमियान सर्कुलेट हो चुका है, इसलिए ये आपको इजीली मिल जाएगा। तो आपने पहले से ही ये क्वेश्चनएयर प्रिपेयर करके वहां चले जाना है और एज इट इज आपने वो क्वेश्चंस लिख देने हैं। तो सॉरी मैं जल्दी में आपको क्वेश्चंस लिखने को बोल गई। आपने क्वेश्चंस नहीं लिख देने, आपने उनके आंसर्स लिखने हैं। तो स्टेप 9 क्या है कि आपने अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना है। जी, ये मोस्ट एक्साइटिंग एक टाइम होता है जब आपको कॉल आती है और आप क्यूरियस भी होते हैं कि पता नहीं जी वीज़ा लगा होगा, नहीं लगा होगा क्योंकि आपको वो उस वक़्त एनवेलप खोलने भी नहीं देते, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स हैं ना वो खोल के बीच में चेक कर लेते हैं। तो आपने अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना है और मेरी दुआ है कि जब भी आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट करें, आप अपना वीज़ा इंडोर्स देखें बीच में। लेकिन जब आप अपना वीज़ा इंडोर्स देख लें बीच में, तो आपने एक्साइटमेंट में अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने नहीं भूल जाने। अपनी डिग्रीज़ और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वो ज़रूर कलेक्ट करके आने। तो इस स्टेप पे हम आपको बेल्जियम में वेलकम करते हैं। आपने बेल्जियम आने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने अपनी लोकल कम्यून में एज़ सून एज़ पॉसिबल रिपोर्ट करना है अपने पासपोर्ट के साथ और अगले स्टेप्स वो आपको गाइड करेंगे। लेकिन फिर भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कोई ऐसी गाइडलाइंस चाहिए कि बेल्जियम आने के बाद आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और आपने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। जो लोग बेल्जियम आना चाहते हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें उनके मकसद में कामयाबी अता करें। मेरी नेक्स्ट वीडियोस के टॉपिक में शामिल हैं डी वीज़ा या फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा, बेल्जियम में आने के प्रोज एंड कॉन्स, यहाँ के जॉब प्रॉस्पेक्ट्स और मैं लेके आऊंगी आपके लिए ब्रसल्स में बहुत से व्लॉग्स। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए विद योर लव्ड वंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।